बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आपने कल का लेक्चर जो कि इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, बैक ईएमएफ, न्यूमेंस फार्मूला और उसकी डेरिवेशन पर मुश्तमिल था और कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हमने किए, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आज हम लोग इसको वन स्टेप अहेड लेकर चलेंगे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड्स। वी विल सी कि एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड्स में वो कहाँ स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, इस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड एग्जांपल 7.13 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ओके, सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं एक सर्किट, एक सिंपल सर्किट। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें सबसे पहले तो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैटरी। बैटरी जो है वो आपका नेसेसरी सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। इसको हमने लेट्स सपोज कनेक्ट कर दिया एक कॉइल के साथ। ये कोई कॉइल है यहाँ पर, ऐसे राइट, ऐसे कॉइल है। इसको भी मैं सिंपलेस्ट रख रही हूँ। ये रहा आपका स्विच। कुछ इस तरह से ही आपकी फिक्र होगी, ठीक है। यानी एक बैटरी है हमारे पास, एक कॉइल लिया। कॉइल जो है इंडक्टर के तौर पर वर्क करेगी, बेसिकली वो भी आपके पास सोलेनॉइडल कॉइल ही होता है। और स्विच है। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज इस स्विच को मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो क्या हो गया, सर्किट आपका कंप्लीट हुआ। तो उसकी वजह से आपके पास सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। आपकी बैटरी जो है वो सोर्स प्रोवाइड करेगी, करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम योर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। अच्छा, अब इनिशियली जब आपके पास आपने सर्किट कनेक्ट नहीं किया था, मतलब आपका स्विच, आपने स्विच ऑन इसको क्लोज नहीं किया था, तो आपके पास इनिशियली आई की वैल्यू क्या थी, वो थी 0, ठीक है। इनिशियल वैल्यू उसकी आई इनिशियल, ठीक। लेकिन जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करते हो, ये स्विच जो है वो आपने प्लग इन कर दिया, तो क्या हुआ कि आपके पास ये जो आई की वैल्यू है, ये 0 से कोई वैल्यू जो है वो फिर, यानी पहले इसकी इनिशियल वैल्यू अगर 0 थी, तो अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो गई। लेट सपोज वो वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं कि वो है आई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही आपके पास टाइम के साथ करंट में चेंज आ रहा है, यानी पहले 0 है फिर आई है, तो जैसे ही देर इज चेंज इन करंट, तो चेंज इन करंट की वजह से क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर पहले से मौजूद नहीं है। जैसे ही इस करंट में चेंज आया, करंट 0 से आई हुई, तो आपके पास इसमें से करंट फ्लो किया, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, पहले भी डिस्कस किया था हमने। तो चेंजिंग करंट दैट विल गिव राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा एक ईएमएफ, जिसको आप बैक ईएमएफ भी कहते हो, बिकॉज उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उस कॉज को अपोज करना है जो उससे प्रोड्यूस करा रही है, और वो है चेंज इन करंट, ठीक। सो बैटरी मस्ट डू सम वर्क अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट वर्क बिकम्स एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आज की डिस्कशन का सारा जो मेन पॉइंट है वो है ही ये, कि आपके पास जैसे ही आपकी जो है लाइक करंट फ्लो करेगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस को के अगेंस्ट जो है ना, अब आपकी जो बैटरी है दैट विल परफॉर्म वर्क। तो दैट्स व्हाई जो वर्क होगा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू। अब ये हम लोगों ने इसको इस तरह से ड्रॉ करके थे तो देखा। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली देखेंगे कि मैथमेटिकली हाउ विल बी बी प्रूविंग इट। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट नाउ। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास सिचुएशन इस तरह से है कि आपके पास जो आपकी बैटरी है उसको वर्क करना है अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। तो ये जो ईएमएफ होगा, बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट दिस, मतलब ईएमएफ के अगेंस्ट आपने वर्क करना है, तो दैट्स व्हाई वी विल बी असाइनिंग असाइन माइनस टू इट।
इट वॉज एन इंडक्टर, दैट्स वाई फॉर एन इंडक्टर। आपने पढ़ा है कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, वेयर माइनस साइन दैट अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट दिस इज द वर्क डन बाय यू अगेंस्ट द ईएमएफ, नॉट द वर्क डन बाय द ईएमएफ। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। सो बैटरी जो है उसको पावर सप्लाई करनी पड़ेगी, और पावर जो है वो आपके पास हो जाएगी, जैसे P इज इक्वल टू आई वी होता है ना, तो V की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एल आई, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा, ओवरऑल आपके पास पावर की वैल्यू बन जाएगी एल आई डी आई बाई डी टी। ओके, अब पावर जो है, चूंकि वो आपके पास होता है वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक, डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो आपके पास जो है पावर आपने ऊपर अभी देखा है कि दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ई आई। तो इन दोनों को जो है वो हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ई की जो वैल्यू है जो ऊपर आपने अभी देखी है माइनस एल डी आई बाई डी टी, वो इसके अंदर प्लग इन कर देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन वन, एंड दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी। क्वेश्चन वन हमारे पास आ गई। अब इसे क्वेश्चन वन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, जैसे ही मैं इसका इंटीग्रल लेती हूँ तो मेरे पास ये क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्केयर, बिकॉज आई जो है वो रन करेगा जीरो से आई पर, तो ये बन जाएगा हाफ एल आई स्केयर। तो दैट इज माई क्वेश्चन नंबर टू, एंड दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब हम लोगों ने चैप्टर टू आई गेस किया था, यस, उसमें हमने एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्कस किया था। तो देयर वी केम टू नो कि आपके पास दो एक्सप्रेशंस आते हैं एनर्जी स्टोरेज के लिए। एक एनर्जी जो आपके पास स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो हाफ सी वी स्क्वायर थी, और एक एनर्जी जो है वो स्टोर होती है किसमें, उसको यूं भी ले सकते हैं कि एनर्जी जो है स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों चीजें सेम है, बस डिपेंडिंग आपके पास सिचुएशन कैसे है, आपने इन दोनों इक्वेशंस के साथ जो है मतलब उनको इस्तेमाल करना होता है। तो बिल्कुल चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है दे आर नॉट वेरी मच सेपरेट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका बिहेवियर सिमिलर है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर भी दो तरह से आप अप्रोचेस लोगे एनर्जी स्टोरेज के, कि एक पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एंड फॉर दैट वी विल बी हैविंग वैल्यू W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस एंड आई इज करंट। एंड द सेकंड अप्रोच इज कि एनर्जी अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको अब हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि चूंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर B डॉट डी ए। अब ये जो B है, इसमें B जो है वो लिंक अप करता है विद वेक्टर पोटेंशियल A बाय दिस इक्वेशन, एज वी हैव डन इन चैप्टर नंबर 5, B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A। तो B की जगह उसकी वैल्यू को मैंने प्लग इन कर दिया, और मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है, जो कि है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑन डेल क्रॉस A। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया स्टोक्स थ्योरम, यानी कि डेल क्रॉस A डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू A डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल, यानी सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा लाइन इंटीग्रल में। तो दैट्स वाई आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल। फाइव बराबर आ जाएगा A डॉट डी एल के, इसको बोल दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4। अब फाइ जो है कल के लेक्चर में आपने देखा था कि वो एल आई के बराबर भी होता है। ठीक है, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड आई इज द करंट। तो इन दोनों इक्वेशंस 4 और 5 को अगर हम लोग कंपेयर कर लें, बिकॉज देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है एल आई इज इक्वल टू A डॉट डी एल। अच्छा, अब ये जो एल आई है, क्वेश्चन नंबर 2 जो थी ना आपके पास, ये जो आपने कहा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, वो इक्वेशन थी आपके पास हाफ एल आई स्क्वायर। तो अब इसमें एल आई की जगह पर मैं ये वाली जो वैल्यू आ रही है A डॉट डी एल, ये इस इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, यानी पुटिंग 6 इन 2, तो वी विल बी हैविंग W इज इक्वल टू हाफ आई A डॉट डी एल। अब इसको अगर मैं इनसाइड ले लूँ तो ये बन जाएगा A डॉट आई डी एल। से फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट की प्लेसिंग बस हमने चेंज की है, और इसको हम लोग कह देंगे क्वेश्चन नंबर 7 आ गई आपके पास। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास होगी लाइन इंटीग्रल के केस में, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपके पास होती हैं वॉल्यूम करंट्स। तो वॉल्यूम करंट्स में फिर क्या हो जाएगा, आई की जगह कौन ले लेगा, जे, बिकॉज जे इज द वॉल्यूम करंट। अच्छा, अगर इसको सरफेस करंट के सेंस में लेंगे तो फिर क्या करोगे, फिर आई की जगह पे आप क्या ले लोगे, के ले लोगे, जैसे चैप्टर 5 में लिया था, और यहाँ पे डीएल की जगह पे डीए आ जाएगा।
तो अगर हम लोग क्वेश्चन 7 को लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करंट्स, तो फिर आई की जगह पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, और जो डी एल है उसकी जगह पे डी टॉ आ जाएगा। डी टॉ मीन्स वॉल्यूम पे आप ले रहे हो। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 7, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑन वॉल्यूम, डी टॉ उसी को शो कर रहा है, ए डॉट जे। ए वेक्टर पोटेंशियल है। अब जे जो है, मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में डेल क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है म्यू नॉट जे के। ठीक। और जे की वैल्यू बन जाएगी फिर 1 बाय म्यू नॉट डेल क्रॉस बी। तो जे की ये वाली वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में जे की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब ऐसा हम करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ जाती है, जो कि है W इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, 4 π × 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है, और वॉल्यूम इंटीग्रल है 8 डॉट, और जे की जगह पे आ गया डेल क्रॉस बी। तो ये क्वेश्चन 8 बन गए मेरे पास। अब क्वेश्चन 8 में ना, इस पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, एक प्रोडक्ट रूल है, डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो मेरे पास सिचुएशन बन रही है ए डॉट डेल क्रॉस बी की, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये एज इट इज विद अ प्लस साइन। अब यहाँ पर ये जो है आपके पास इक्वेशन, इसमें डेल क्रॉस ए ये किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड को जब वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हो तो बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए होता है। तो डेल क्रॉस ए की जगह पर मैं क्या इसको ले लूंगी, बी। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया विद प्लस साइन, और ये माइनस वाली टर्म यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो दैट मीन्स के ए डॉट डेल क्रॉस बी दैट बिकम्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डेल डॉट ए क्रॉस बी। और इक्वेशन 9 में ए डॉट डेल क्रॉस बी की जो वैल्यू है, ये मैंने क्वेश्चन 8 में यहाँ पर इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके बाद क्या होगा कि मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल जो सिर्फ एक था वो स्प्लिट होकर दो टर्म्स पर मुश्तमिल हो जाएगा। उसको देखिए जरा कि क्या टर्म्स बनती हैं। वो टर्म्स आपके पास बन जाती हैं 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर डी टॉ माइनस डेल डॉट ए क्रॉस बी डी टॉ। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि हम लोग ये जो सेकंड वाला टर्म है मेरा, ये वाला टर्म, इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगा, डेल डॉट ए क्रॉस बी डी टॉ दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट डी ए, यानी वॉल्यूम इंटीग्रल दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको प्लग इन कर देंगे तो मेरे पास ये सिचुएशन बन जाती है। अब होता क्या है कि जैसे आप सर्किट के क्लोज रहोगे, सर्किट के क्लोज वहां पर यानी चार्जेस के पास, वहां पर जहाँ पे आपके करंट फ्लो कर रहा है, वहां पर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड नो डाउट स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे जैसे, और दूसरी चीज ये है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है कि आप ये इसकी जो है डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिपेंडिंग अब केस क्या है, वायर का है या कोई किस तरह का केस है आपके पास, उस लिहाज से इसकी पावर आर क्यूब आर स्क्वायर इस तरह से वेरी करती है। इसी तरह से जो वेक्टर पोटेंशियल है उसकी डिपेंडेंस भी डेफिनेटली मतलब आर के साथ इनवर्स है। तो जैसे जैसे अब आपका आर बढ़ता जाता है, यानी लेट्स सपोज कि आर गोज टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे आर बढ़ेगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम से कम होता जाएगा। यानी जैसे ही आप वो करंट कैरिंग वायर से दूर 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 बहुत दूर जाते हो या सर्किट से बहुत दूर जाते हो, तो वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। सो फॉर लार्जर स्फीयर, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग अ स्फीयर, लेस एंड लेस फ्लक्स क्रॉसेस द सरफेस। सो एट आर इन्फिनिटी आपके पास तकरीबन जीरो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। So that's why in the cases where R is very, very large and you are very, very far away from your circuit, from your from your current, तो आपके पास क्या होगा कि आप ये वाला जो टर्म है सरफेस इंटीग्रल वाला, ये एनी मोर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम इसे इग्नोर करते हैं फॉर लार्जर लाइक डिस्टेंस फ्रॉम योर द सर्किट, तो आपके पास we reduce with this to this equation, W is equal to 1/2 mu naught B square d tau, यानी आपके पास सिर्फ वॉल्यूम इंटीग्रल रह जाता है फॉर ऑल स्पेस सिचुएशन। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आया था, जब हमने कहा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर आपके पास टर्म क्या था, वहां पर ये था एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई स्क्वायर डी टॉ। इसको एक दफा जो है वो कंफर्म कर लेते हैं दोबारा से चैप्टर 2 से, बिकॉज वहीं से हम इसको ले रहे हैं। वी जस्ट वांट टू कंपेयर बोथ ऑफ दीज थिंग्स। यस, इट इज देयर कि जब आपने वहां पर इसको किया था तो वहां पर इसकी वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2। एप्सिलॉन नॉट क्या था आपके पास, आपके पास म्यू नॉट होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपके पास ई स्क्वायर
डी टॉ था टर्म, ठीक है, वहां पे भी हमने सेम ये एजम्पशन यूज किया था जो यहाँ पर यूज किया है। तो अब देखो दोनों चीजें कितनी सिमिलर है ना। यस, यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ दीज थिंग्स कि दे आर हाउ मच सिमिलर दे आर। लेकिन चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चीजें हैं ना वो बड़ी आसान और डायरेक्ट है, वहां पे बाकी में एनर्जी आपके पास स्टोर हो रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में मामला थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको भी डिस्कस करते हैं क्यों कॉम्प्लिकेटेड है भला। इसलिए कि आपने सुना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो तो कोई वर्क नहीं करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड डू नो वर्क। तो फिर ये आपके पास एनर्जी कैसे स्टोर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट्स अ क्वेश्चन टू पॉन्डर। So let's see this, let's discuss that in detail in our next slide. Magnetic fields themselves do no work. So the point is that producing a magnetic field, हाँ तो फिर इसको अभी मैं डिस्कस करती हूँ। पहले मैं बता दूं आपको कि मतलब क्या है मेरा, कि मैग्नेटिक फील्ड तो कोई काम नहीं करती हैं, देन हाउ एनर्जी स्टोर्ड इन बी। तो क्वेश्चन इज कि इसको हमें शुरू से देखना पड़ेगा ध्यान से। वो कैसे कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड्स वर्क नहीं करती, ये बात तो तय है। तो होता क्या है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपने देखना है कि वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है। वो प्रोड्यूस कैसे होती है जब आपके पास सर्किट में करंट फ्लो करता है। जब सर्किट में करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो वहां पर आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा वहां पे क्या आ जाएगी आपके पास, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ई जो है वो तो डेफिनेटली काम करती है, ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि आपके पास अगर चार्जेस रेस्ट पर भी हैं तो ई जो है वो उन्हें मूव कराएगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड उन्हें मूव नहीं करा सकती, बस उनके जो पाथ है उसको चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोडक्शन की वजह से वहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने काम किया है, और वो जो काम है वो ही स्टोर हुआ है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में इन द सेंस ऑफ एनर्जी। तो आई होप कि अब आपको ये बात क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड्स कोई काम नहीं करती हैं, दे डू नो वर्क, तो हाउ कम कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है, तो अब आप इसको क्लियरली आंसर कर सकते हो। सो इसको एक दफा देख लें। फ्रॉम ग्रिफिथ्स आई हैव टेकन दिस snapshot कि magnetic fields themselves do no work. The point is that producing a magnetic field where previously there was none requires changing the field. ठीक है, and a changing magnetic field according to Faraday induces an electric field. So this electric field, of course, that is this thing that can work. In the beginning there is no E, and then there is no E, but in between जब ये electric field produce हुई है, तो while B is building up there is an E, and it is against this E that the work is done and the energy is stored in the form in the magnetic field, ठीक। आई होप इट्स क्लियर। तो अब इसी चीज को, ये जो इन दोनों के दरमियान में एक रिजेम्बलेंस सी है, उसको हमने क्वेश्चंस को दोनों को कंपेयर कर लिया है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है चैप्टर 2 से 2.43, और ये एक एंड 2.45 है। इनको यहाँ पर जो आपने ये चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड वाला पढ़ा है इनके साथ यहाँ पर उसने कंपेयर करके आपको दिखा दिया है कि देयर इज, मतलब इन दोनों के दरमियान में देखिए क्या रिजेम्बलेंस है। इसको भी मैंने ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, इसको एक दफा देख लीजिए। तो फिर हमने देखा कि एनर्जी किस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर कैसे, मतलब एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर होती है, पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। इंडक्टर में अगर स्टोरेज आप लेते हो तो आपके पास रिलेशन बनता है W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्र। और इन केस अगर एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड, इस परस्पेक्टिव से आप चीजें करते हो तो आपके पास ये रिलेशन आ जाता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्र डी टॉ। और इस चीज को कि मैग्नेटिक फील्ड्स themselves do no work, then how energy is stored in B, इसको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। तो अब इसी से रिलेटेड ये चेक करने के लिए कि वाकई में जो बात है हमें समझ आई है नहीं आई है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7.13 में। उसको देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, एग्जाम्पल 7.13, उसके स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि यू हैव अ लॉन्ग को एक्सियल केबल दैट इज कैरिंग करंट आई। द करंट फ्लोज डाउन द surface of the inner cylinder radius A and back along the outer cylinder radius B as shown in figure 7.40। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपकी आसानी के लिए। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सेक्शन ऑफ लेंथ L। सिचुएशन ये है कि आपके पास एक लॉन्ग कोएक्सियल केबल है, यानी कि उसमें दो केबल्स, एक इनसाइड केबल है, ये जो रेड कलर में मैंने शो की है इसका रेडियस है A। और आपके पास दूसरी जो केबल है जो इसको सराउंड कर रही है, जैसे आपने तारों में देखा होगा जो बिजली या ये वायर्स होती हैं उसमें, तो जो बाहर वाली आपके पास है कोएक्सियल केबल है, इसका रेडियस जो है वो है B।
अंदर वाली जो है आपके पास तार, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपके पास इस डायरेक्शन में शो हो रहा है, ठीक है। और जो आउटर जिसका रेडियस बी है उसमें करंट का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से। ये लेंथ है एल। अब आपने इस वाली सिचुएशन में मालूम करना है कि आपके पास जो मैग्नेट एनर्जी स्टोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपने मालूम करना है, यानी डब्ल्यू आपने फाइंड करना है। तो अगर मैं डब्ल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आई मस्ट बी हैविंग, क्योंकि मुझे डब्ल्यू फाइंड करना है तो डब्ल्यू के लिए मैं रिलेशन इस्तेमाल करना चाहूंगी ये वाला 1/2 म्यू नॉट बी स्केयर डी टॉ वाला ये रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बी फाइंड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव डन ओवर हियर। कि मैंने इसको फाइंड करने के लिए क्या लिया, एम्पियर्स लॉ लगाया। अब जैसे ही हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए मुझे एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा, एम्पियरन लूप, ठीक। वो लूप मैंने लिया है। जैसे आपने ऊपर अगर इस डायग्राम को दोबारा इस पे चले जाएं तो आपने नोट किया होगा कि दरमियान में मैंने हल्का सा ये लाइट ये ब्लू कलर का भी एक जो है वो एक लूप लिया है, ठीक है ना। तो ये लूप जो है वो एम्पेरियन लूप है जिसका जो रेडियस है फ्रॉम दिस एक्सिस दैट इज एस, ठीक। तो एम्पेयर्स लॉ लगाया मैंने क्योंकि सिचुएशन में सिमेट्री थी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन जाती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस, एंड दैट इज इन circumferential direction because I was along the axis. That's why B has to be along the this circumferential जो है वो डायरेक्शन में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। और ये मैग्नेटिक फील्ड है सिलेंडर्स के दरमियान में, क्योंकि आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बिकॉज आई के जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आई ए इस डायरेक्शन में है, आई बी इस डायरेक्शन में है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ पर है, उन दोनों तारों ए और बी के दरमियान में, एस जहाँ पे एम्पियरन लूप मैंने लिया था, ठीक। तो मेरे पास फिर डब्ल्यू जो है चूंकि वो किसके बराबर है, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्र डी टॉ। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का मैंने स्क्वायर कर लिया। जो टर्म्स कांस्टेंट हैं वो मैंने आउटसाइड ले लिए, यानी इसकी क्या करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 म्यू नॉट तो एज इट इज आ गया फॉर्मूला वाला। और ये म्यू नॉट स्केयर आई स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एस स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ गई। बाकी जो है ना आपके पास डी टॉ वो क्या हो जाता है, वो होता है आपके पास एस डी फाई डी सी इस केस में, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है, दैट्स वाई आपके पास ये डी टॉ इस फॉर्म में आ जाएगा। और चूंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्केयर कर रहे हो तो इसलिए नीचे ये टर्म 1/s स्केयर हो जाएगी। अब जो इंटीग्रल है वो रन करेगा, क्योंकि आपने एम्पियरन लूप लिया हुआ है केबल जिसका रेडियस ए है और जिसका बी उसके दरमियान में, इसलिए इसकी जो है लिमिट्स होंगे ए से बी के। जो डी फाई है वो रन करता है 0 से 2 पाई तक, डी जी जो है वो रन कर रहा है 0 से L तक। तो डी फाई की मैक्सिमम वैल्यू चूंकि 2 पाई है वो बाहर आ जाएगी, इसी तरह से डी जी भी मैक्सिमम L है वो आ गया बाहर। हाँ, इसके ऊपर आपने वो लगा देना, इंटीग्रेट कर देना है 1/s डी एस को। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, नेचर लॉग ऑफ एस। तो नेचर ऑफ लॉग ऑफ एस में जब एस के वैल्यूज आप प्लग इन करते हो तो वो उसके लिमिट्स जब डालोगे इसके अंदर तो वो क्या हो जाएगा, ln v ऑफ a। बाकी चीजें जो कटती हैं उनको आप काट दो, यानी जैसे पाई कट जाएगा, नीचे रह जाएगा जस्ट। ये 8 भी 2 से कट कर 4 बन जाएगा। इसी तरह से म्यू नॉट स्क्वायर है, ये म्यू नॉट है, एक म्यू नॉट रह जाएगा ऊपर। तो ये सब कुछ इसको ना ठीक से करके जब आप करोगे तो ये आपके पास ये फॉर्म बन जाती है, W इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू एल विच इज योर लेंथ ln ऑफ b बाई a इंटू आई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आपका ना ये इस पर जिसको मैंने ब्लॉक किया है यहाँ तक आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसने वर्क डन पूछा था ना, इन लेंथ एल जो है एनर्जी स्टोर कितनी होगी। तो ये जो है ये बेसिकली एनर्जी स्टोर हमारे पास आ गई वैल्यू। लेकिन इन केस अगर आपसे वो कहीं पे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि इंडक्टेंस भी फाइंड करके दें, तो इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फिर इसी क्वेश्चन को, इसकी जो दूसरी इंडक्टर वाली इक्वेशन है, जब हम लोग कहते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो वो वैल्यू होती है W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे सेम है, दैट्स वाई दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू क्या बन जाती है, म्यू नॉट एल ओवर 2 पाई ln b इंटू बी ऑफ ए डिवाइड बाई ए। तो ये आपके पास आ जाती है इंडक्टेंस की वैल्यू। और इसमें भी देखोगे कि ये जो इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड कर रही है जस्ट उनकी ज्योमेट्री पर, कि शेप कैसी होगी, मतलब आपके पास वो जो रेडियाई हैं उनके जो साइजेस हैं उन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस, बेसिकली वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड कर रही होती है, ओरिएंटेशंस पे डिपेंड कर रही होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।
आज हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो है स्टोर कैसे होती है इसको हमने डिस्कस किया है। उससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना या पजल्स हमने सॉल्व करने की कोशिश की है और उसको अप्लाई करके देखा है एग्जांपल नंबर 7.13 में। आई होप कि ये आपको क्लियर है। अगर नहीं या कोई भी इशू है तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन टाइम, और सेकेंडली आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आई विल आंसर यू देयर एज वेल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।